सल्तनत में क्या हुआ था, कल हमने बात की थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। 1206 में उसने दिल्ली को राजधानी बनाया और 1210 ईस्वी में पोलो खेलता था। वो पोलो मतलब घोड़े पर घोड़े से एक रॉड के माध्यम से बॉल को मारना, उसको पोलो या बोलते चौगान। खेलते समय उसकी घोड़े से गिर करके मृत्यु हो गई। तो उसकी जो मृत्यु हुई थी स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो एक्सीडेंट था, एक घोड़े से गिरा और एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे में उसने कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। और दूसरा, क्योंकि मोहम्मद गौरी भी कोई उत्तराधिकारी की व्यवस्था नहीं कर पाया था, तो ऐसे में कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी की घोषणा उसने नहीं कर पाई। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो कैसे हुई? वो भी ऐसे ही एक्सीडेंट में हुई और इस कारण से वो भी अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में। तो उस समय इल्तुतमिश बदायूं का इक्तादार था। बदायूं एक जगह पड़ती है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, आज भी एक जिला है। तो वो उस समय एक इक्ता हुआ करता था। इक्ता मतलब एक तरह का सूबा, छोटा सा राज्य भी समझ सकते हैं, स्टेट। तो वो उस समय बदायूं का इक्तादार था। और जो दो तरह के सरदार थे उस समय, एक सरदार वो थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को बनाना चाहते थे, उसका नाम था आराम शाह। और कुछ सरदार जो थे वो चाहते थे इल्तुतमिश को बनाना। तो अंततः इस संघर्ष में इल्तुतमिश विजयी हुआ और इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना 1210 ईस्वी में। और 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक लगभग 26 साल तक वो दिल्ली का सुल्तान रहा। अब क्या चलिए, तो अब उसने क्या क्या कार्य किए हम देखेंगे इल्तुतमिश ने। तो आपको पता होगा कि जब हम लोगों ने मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा की थी, उस चर्चा में हमने देखा था कि मोहम्मद गौरी ने अपना जो साम्राज्य था उसको 3 हिस्सों में बांट दिया था। किन 3 हिस्सों में? एक साम्राज्य उसने ऐबक को कहा था कि तुम भारत का साम्राज्य देखोगे। दूसरा उसने कहा था कि जो गजनी का साम्राज्य है वो यल्दौज नामक एक आदमी को दे दिया था। और जो दक्षिणी जो पाकिस्तान है, सिंध, उसका जो साम्राज्य है वो उसने कुबाचा को दे दिया था। तो अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया भारत का, यल्दौज को दिया गजनी का, और जो कुबाचा था, कुबाचा नाम का जो व्यक्ति था, उसको दिया सिंध का। तो अब देखिए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाएगी, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा ये कि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो स्वाभाविक है कि यल्दौज के मन में और कुबाचा के मन में यह विचार आएगा कि ये तो हमारा साम्राज्य होना चाहिए। तो वो गजनी से प्रयास करेगा, किसके लिए? दिल्ली पे कब्जा करने के लिए। बैठा हुआ है वो सिंध से प्रयास करेगा कि क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो चुकी है तो हम लोग दिल्ली पे आधिपत्य कर लें, दिल्ली पे कब्जा कर लें। और दिल्ली के जो सरदार थे उन सरदारों ने इल्तुतमिश को सुल्तान बना दिया। तो अब दिल्ली की जो स्टेज है वो सेट हो चुकी है। क्या स्टेज सेट हो चुकी है? कि अब जो है यल्दौज के बीच में और इल्तुतमिश के बीच में और संघर्ष होना ही है। क्योंकि जो कुबाचा और यल्दौज ये बात को जानते थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का वैध अधिकारी नहीं है, वैध उत्तराधिकारी नहीं है इल्तुतमिश भी मोहम्मद गौरी का एक दास था, लेकिन उसमें योग्यता थी, तो वो बदायूं का इक्तादार बन गया था। और इस कारण से कुछ सरदारों को उसने अपने पक्ष में कर लिया। और दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास यही है, दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास यही है कि इस इतिहास में आप जिसके पक्ष में होंगे वही व्यक्ति या तो सुल्तान बनेगा या मजबूत हो जाएगा। जैसे बलबन, आगे बलबन आएगा तो बलबन भी यही करेगा कि बलबन जो है और उसके बाद आप खिलजियों को देखना, तो खिलजी जो शासक बनेंगे वो भी सरदारों को अपने पक्ष में करेंगे। तो जिसके फेवर में ज्यादा सरदार हो जाएंगे वो व्यक्ति सत्ता के नजदीक पहुंचेगा, सुल्तान बन जाएगा। क्लियर? तो मैं बेसिक चीजें आपको बताता चलता हूं कि इल्तुतमिश ने क्या क्या काम किए। इल्तुतमिश के 3 प्रतिद्वंदी थे, एक यल्दौज, एक कुबाचा, 2।
ये मैं आपको बता दूंगा। कुबाचा का राज्य सिंध में था और यल्दौज का राज्य गजनी, गजनी अफगानिस्तान में था। तो 1217 ईस्वी में कुबाचा और उस लड़ाई में इसने उसको हरा दिया इल्तुतमिश ने। तो कुबाचा क्योंकि उससे सीनियर था, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का था, तो उसको शर्मिंदगी महसूस हुई और सिंध नदी में डूब करके उसने हत्या कर ली, आत्महत्या। तो एक चैप्टर क्लोज हो गया। उसके बाद दूसरा बताता हूं यल्दौज का। यल्दौज जो है गजनी से अपनी सेनाएं लेके चला, गजनी से अपनी सेनाएं लेकर के चला और जो हरियाणा में तराइन नामक जगह पड़ती है वहीं पे आ गया। आपको पता होगा तराइन में पहले पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हो चुका था। गजनी भी लेके आ गया वहां से अपनी सेनाएं, और इधर से इल्तुतमिश अपनी सेनाओं को लेके गया और इल्तुतमिश ने उसको पराजित कर दिया। किसे? यल्दौज को भी। और जब यल्दौज पराजित हो गया तो भाग गया गजनी। उसके बाद यल्दौज की तरफ से या उसके उत्तराधिकारी कोई भारत में नहीं आए। तो कुल मिलाकर के इल्तुतमिश ने जो अपने जो सबसे बड़े दो प्रतिद्वंदी थे, एक कुबाचा और एक यल्दौज, इन दोनों को पराजित करके या तो मार दिया या तो किसी ने आत्महत्या कर ली या भगा दिया। तो अब उसका खतरा टल गया। किसका? इल्तुतमिश का। अब इल्तुतमिश क्या है? दिल्ली की सल्तनत का अकेला सुल्तान बचा। अब उसके पास रास्ता था कि भारत में और जो राज्य विद्रोह करते हैं उनको कैसे दबाया जाए, और साथ ही साथ क्योंकि दिल्ली सल्तनत अभी स्थापित नहीं है, तो नए राज्य में किस तरीके से हम सेटअप बनाएं, प्रशासनिक तंत्र कैसा हो, रेवेन्यू सिस्टम कैसा हो, जो ब्यूरोक्रेसी कैसी होगी, मिनिस्टर्स कैसे होंगे, ये सारा सेटअप भी उसको बनाना था। आय के जो स्रोत थे, रेवेन्यू के रिसोर्सेज, वो भी क्लियर नहीं थे। तो ऐसे में उसने ये प्रयास किया कि हम लोग एक व्यवस्थित तंत्र की स्थापना करें। तो सबसे पहले उसने क्या क्या काम किया? मंगोल जो है उस समय भारत पर आक्रमण कर रहे थे। चंगेज खां का नाम आपने सुना होगा। चंगेज खां ने पहली बार भारत में घुसने का प्रयास इल्तुतमिश के ही समय किया, और उसने जब आक्रमण किया था चंगेज खान ने, तो एक आदमी था साउथ में, जलाल खां मंगबरनी करके, उस पर हमला किया था। उसका पीछा करते करते वो भारत में आ गया था। तो चंगेज खान ने इल्तुतमिश को मैसेज भिजवाया कि तुम मंगबरनी का सपोर्ट मत करना, नहीं तो मैं हमला करूंगा हिंदुस्तान पे। तो इल्तुतमिश समझदार था, उसने मंगबरनी का सपोर्ट नहीं किया और अलतः मंगबरनी भी चला गया और उसके पीछे पीछे चंगेज खान भी चला गया। तो उस समय जो मंगोल आक्रमण था, उस मंगोल आक्रमण का भय टल गया। लेकिन मंगोल देखना आगे आक्रमण करते रहेंगे और मंगोल आक्रमण कर करके भारत के बहुत सारे हिस्से को परेशान करेंगे। आगे वो नए नए जो आगे जो आने वाले शासक हैं उनके समय में वो ये सारी चीजें करते रहेंगे। क्लियर? आगे हम आते हैं विजय अभियान। कौन कौन सी जीतें उसने हासिल की थी? सबसे पहले 1225 में उसने बंगाल में एक इवाज नाम का शासक था। आपको पता होगा कि बख्तियार काकी लड़ते लड़ते वहां पहुंच गया था लखनौती, जहां लक्ष्मण सेन राजा थे सेन वंश के। तो उसके बाद वहां पर मुसलमानों की सत्ता स्थापित हो गई थी और एक व्यक्ति था हिसामुद्दीन इवाज जो बंगाल पे शासन कर रहा था। तो इल्तुतमिश ने उसके विरुद्ध अभियान छेड़ा और इल्तुतमिश पहुंच गया लड़ते लड़ते बंगाल, और वहां पर उसने उसे पराजित कर दिया इवाज को। और अपना एक पुत्र था उसका नासिरुद्दीन महमूद, उसको वहां का गवर्नर बना करके वो वापस आ गया। तो इल्तुतमिश बंगाल में इवाज को पराजित करके आया और अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को गवर्नर बना करके चला आया। तो उसने वहां पर जीत हासिल की। उसके अलावा उसने जितने सारे चीजें थी, जो विद्रोह उसके एरिया में हो रहे थे, जैसे मान लीजिए पृथु का विद्रोह था, या आसपास के दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो छोटे छोटे विद्रोह होते रहते थे, उन सारे विद्रोहों को इल्तुतमिश ने दबा दिया। उनके सरदारों को या तो मार दिया या उनको इतना उसने भयभीत कर दिया कि सुल्तान की सत्ता को स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रह गया। तो एक मजबूत सुल्तान के रूप में, मजबूत शासक के रूप में उसने अपनी सत्ता स्थापित की। किसने? इल्तुतमिश ने। और आप जानते हैं कि दिल्ली के जो सुल्तान थे उनमें से मैंने कहा कि वो अपने आप को बादशाह नहीं कहते थे। बादशाह का मतलब होता है संप्रभु शासक। ओमवीर राज सिंह राजपूत का कहना है कि मंगोल कहाँ के निवासी थे? मंगोल बेसिकली मंगोलिया और मध्य एशिया जो एरिया है वहां के रहने वाले लोग थे। और मंगोल भी बड़े भयंकर किस्म के आक्रमणकारी थे, बहुत लूटते थे। मारना, मार काट करना, लूट मार करना, यही मंगोलों का पेशा था। आगे आपको मंगोल हमले के बारे में बहुत मिलेगा पढ़ने को। तो जैसा मैंने कहा कि दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वो बेसिकली सुल्तान थे,
वो बादशाह नहीं थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा घोषित नहीं किया। क्लियर। सो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन था इस्लाम में उस समय? खलीफा। और खलीफा ही क्या देता था? अप्रूवल लेटर। तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति अगर सुल्तान बनता था या कोई भी राज्य जीतता था या कहीं का राजा बनता था तो उसको खिल्लत लेनी होती थी। खिल्लत का मतलब खलीफा के द्वारा दिया गया अप्रूवल लेटर, उसको हम बोलते हैं खिल्लत। तो इसने जो है इल्तुतमिश ने खलीफा से वैध उत्तराधिकारी होने के नाते बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त करी। 1229 में उसने खिल्लत ली। कहां से? बगदाद के खलीफा से। और उस समय इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक जो दुनिया है उसमें बगदाद का खलीफा सबसे पावरफुल था। क्लियर। और जब वैध उत्तराधिकारी उसको घोषित कर दिया तो उसके बाद उसने सुल्तान, और फिर उसके बाद उसने जो उपाधि होती है वो उपाधियां धारण करके वो दिल्ली का सुल्तान विधिवत बन गया। और खलीफा ने जब उसको वैध उत्तराधिकारी घोषित कर दिया इल्तुतमिश को, तो उसका मतलब यह हुआ कि इल्तुतमिश अब अपने उत्तराधिकारी खुद बना सकेगा। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो खिल्लत का मतलब यह था कि उसको वैधता मिल गई, उसको वैधता मिल गई। और सुल्तान हिंद के नाम की उसने उपाधि धारण की। हिंद का सुल्तान, हिंद मतलब हिंदुस्तान। क्लियर। उसके बाद उसने सिक्के चलवाए, और सिक्कों में दो तरह के सिक्के बहुत फेमस थे, आप नाम याद रखना। उसने चांदी का एक टका चलवाया था, टंका नाम का सिक्का था, चांदी का एक सिक्का था जिसका नाम था टंका, वो चलवाया था इल्तुतमिश ने। और भारत में दिल्ली सल्तनत में पहली बार जो सिक्के चलवाने की शुरुआत की है वो इल्तुतमिश ने ही की है। तो इल्तुतमिश ने चांदी का एक सिक्का चलवाया था जिसका नाम था टंका, और तांबे का एक सिक्का चलवाया था जिसका नाम था जीतल। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में आया है कि टंका और जीतल नाम के सिक्के किस सुल्तान ने चलवाए थे, तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने टंका और जीतल नाम के सिक्के चलवाए। और उसके अलावा बामियान ने एक जगह पड़ती है अफगानिस्तान में, बामियान। तो बामियान में वो एक अभियान में जा रहा था और उस अभियान में बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? इल्तुतमिश की। और लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उसने कह दिया था कि मेरी जो उत्तराधिकारी होगी वो रजिया सुल्तान होगी। रजिया उसकी बेटी थी, तो उसने अपनी उत्तराधिकारी नॉमिनेट रजिया को किया था, अपने बेटे को नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, सरदार जो है कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में आते थे, तो कुछ सरदारों ने इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज, उसको बना दिया सुल्तान। सरदारों में संघर्ष हुआ और बाद में रजिया जीत गई और रजिया भारत की सुल्तान बनी। आपने सुना होगा, रजिया के नाम से मूवी भी आई है, रजिया सुल्तान। अच्छा, एक मैं आपको चीज बताऊं, भारत में दिल्ली जो भारत की राजधानी रहा है बहुत लंबे समय तक, यहां पर केवल 2 ही महिलाओं ने शासन किया है। अब तक के भारत के इतिहास में, अब तक की पूरी हिस्ट्री में केवल 2 ही महिला शासिका हैं। पहली महिला शासिका का नाम है रजिया सुल्तान और दूसरी है श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके अलावा हिंदुस्तान में कभी कोई स्त्री शासक नहीं रही है, केवल यही 2 हैं। मध्यकाल में रजिया सुल्तान और आधुनिक काल में श्रीमती इंदिरा गांधी। यही दो महिलाएं रही हैं पूरे भारत के इतिहास में। आप हड़प्पा काल से लेकर के अब तक देख लेना, इसके अलावा कोई नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हो कि मध्यकाल में जहां इस्लाम में महिलाओं के प्रति कई सारी पाबंदियां थी, वहां भी रजिया जो है सुल्तान बन गई। और मुझे लगता है भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो उस दौर में शायद हो सकता है स्पेन की कोई राजकुमारी हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में गौर से, तो आपको वो रजिया सुल्तान ही मिलेगी पूरे दुनिया में सुल्तान के रूप में। तो ये जो चीजें हैं, ये सारे के सारे जो फैक्ट्स है, ये कई बार हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। अब सवाल उठता है कि भाई इल्तुतमिश ने काम क्या क्या किए। तो जैसे मैंने कहा, उसने विजय हासिल की बहुत सारे एरिया में, एल्दोस से, कुबाचा से, बंगाल में और आसपास जो विद्रोह हुए थे, पृथु विद्रोह वगैरह, वो सब उसने दबाए। उसके अलावा कुछ उसने निर्माण के कार्य भी किए। क्या निर्माण के कार्य किए? सबसे पहले तो कुतुब मीनार। आपने सुना था, कल हमने चर्चा की थी परसों, कि कुतुब मीनार बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक के समय शायद शुरू हुई थी या जो भी, लेकिन इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था, एक काम। दूसरा, उसके अलावा उसने भारत में एक मकबरा भी बनवाया था, और वो मकबरा जो बनवाया था, वो मकबरा बनाने का कार्य पहली बार भारत में इल्तुतमिश ने ही शुरू किए थे, मकबरे बनाना। उसके अलावा उसने दिल्ली में एक विद्यालय की स्थापना की थी, विद्यालय या मदरसा आप कह सकते हैं, उसकी भी उसने स्थापना की थी। क्लियर। और उसके अलावा
बदायूं में एक जामा मस्जिद है, बदायूं में एक जामा मस्जिद है, शायद आज भी होगी या टूटी फूटी अवस्था में। वो जामा मस्जिद जो बदायूं वाली है, जब वो इक्तदार हुआ करता था तो भी उसने उसकी स्थापना करवाई थी। मैं मानवेंद्र सिंह राजपूत जी का कहना है कि साहब प्रतिभा पाटिल बेसिकली राष्ट्रपति थी भारत की। और अगर भारत की राज्य व्यवस्था को आप समझें, राजनीति को, राज्य व्यवस्था को, संविधान को, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ होता है। भारत में जो प्रधानमंत्री का पद होता है ना, वही सब कुछ होता है। राष्ट्रपति का जो पद है वो उसकी वो उतनी ना महत्ता है ना उसकी शक्ति है। क्लियर। चलिए, सो उसके बाद एक और जो उसने काम किया था, नागौर, राजस्थान में एक शहर पड़ता है नागौर। तो नागौर में उसने एक दरवाजा बनवाया था, गेट। मुझे जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन लोग कहते हैं कि शायद अभी भी उसके अवशेष हैं वहां पे। वो जो गेट बनवाया था उसका नाम था अतारकिन का दरवाजा, उसका नाम है अतारकिन, अतारकिन गेट। वो उसने बनवाया था, किसने? इल्तुतमिश ने। तो ये जो 3-4 उसके निर्माण कार्य हैं, चाहे बदायूं की जामा मस्जिद है, चाहे दिल्ली में एक मदरसा है, चाहे नागौर में अतारकिन का दरवाजा है, और सबसे बड़ा काम कुतुब मीनार। दिल्ली आते हैं आप लोग, कुतुब मीनार तो देखते ही होंगे। तो कुतुब मीनार का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। और कुतुब मीनार जिसकी याद में बनी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं थे, बल्कि एक बख्तियार काकी करके एक सूफी संत थे, उनकी याद में इसको बनवाया गया था। क्लियर। सो ये थी इल्तुतमिश की हिस्ट्री, इल्तुतमिश का इतिहास। और इल्तुतमिश ने मंगोलों के खतरे को टाल दिया, कुबाचा और यल्दौज से वो जीत गया, यहां पर जो विद्रोह हुए इनको दबा दिया, बंगाल को जीत लिया। तो कुल मिलाकर के जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका समय तो केवल 4 साल का था, 1206 से 1210, उसको ज्यादा समय नहीं मिला। दिल्ली सल्तनत को वास्तव में खड़ा करने का काम किसने किया? इल्तुतमिश ने। और आप देखेंगे कि इल्तुतमिश ने दिल्ली में प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया, जैसे इक्तिदारी व्यवस्था क्या थी, दिल्ली के जो अमीर वर्ग था वो क्या थे, इन सब के बारे में उसने व्यवस्थित ढांचा खड़ा किया कि रेवेन्यू कौन वसूल करेगा, गुड़साल कौन देखेगा, खेतों की माप वगैरह है वो कौन, वो उसके लिए जो अधिकारी वो कौन होगा, सेना का जो अधिकारी कौन होगा, गुप्तचर विभाग का हेड कौन होगा। जब हम पढ़ेंगे ना प्रशासन, इल्तुतमिश के साथ साथ गुलाम वंश का प्रशासन पढ़ेंगे तो आपको पड़ेगा दीवाने आरिज, दीवाने ममालिक, अमीर आखोर, इस तरह के आपको पद दिखाई देंगे जिसके माध्यम से उनका प्रशासन चलता था। तो हम उन सारे एडमिनिस्ट्रेशन पे भी चर्चा करेंगे, और उसके अलावा उनकी इकोनॉमी क्या थी, अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग केवल इल्तुतमिश के ही ऊपर अपनी चर्चा को खत्म करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है 8 बज चुके हैं और हमारा जो सेशन है उसमें आज रजिया सुल्तान नहीं हो पाएगी। कल हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में चर्चा करेंगे। नहीं, भारत में जिन लोगों को यह सवाल है कि भारत की व्यवस्था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, भारत में संसदीय लोकतंत्र है, और जिन देशों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है वहां पर राष्ट्रपति प्रमुख नहीं होता, वहां पर सरकार का मुखिया बेसिकली कौन होता है, सारी पावर प्राइम मिनिस्टर में होती है। क्लियर। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। हिंदुस्तान में, भारत में प्रधानमंत्री की पद ही सबसे पावरफुल है। क्लियर। कोई पुत्तीलाल लोधी जी का है कमेंट कि मुंबई लोधी समाज संघ के कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे, सांता क्रूज में बहुत लोग गांव जाने के लिए तैयार हैं, कोई सही जानकारी हो तो मार्ग दर्शन दें, महान दया होगी। पुत्तीलाल जी, ट्रेन शायद चालू कर दी गई है, आप ट्रेन का शेड्यूल आपको पता करिए और मुझे भेजिए, डिटेल में आपको बताता हूं कि मुंबई से कुछ ट्रेन जो है यूपी के लिए शुरू की जा रही है। चलिए, और कोई भी अगर आपका क्वेश्चंस रहता है तो आप पूछिए। हिस्ट्री में आपका मतलब, जैसे हम टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं तो बेहतर तो क्या है कि हम टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछें, लेकिन अगर आपको कहीं और से भी पूछने का मन करता है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा अंत में, भाई पढ़ा करिए आप लोग, जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वो चीजें काम नहीं आएंगी। और खास करके अगर हमें समाज के बारे में जानना है या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम को फाइट करना है तो हमें खुद से बहुत चीजें पढ़नी चाहिए। और जब हम पढ़ेंगे तो अपने आप जो कंफ्यूजन होते हैं वो अपने आप, भ्रम अपने आप दूर होते चले जाते हैं। क्लियर। और कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊं अगर कुछ मिलते हैं तो इल्तुतमिश के बारे में। हाँ, इल्तुतमिश के दरबार में तो विद्वान थे बहुत बड़े, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है।
दो विद्वान थे, एक तो था उसका इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री था निजामुल मुल्क जुनैदी। ये बहुत तेज तर्रार आदमी था, निजामुल मुल्क जुनैदी, ये बहुत तेज तर्रार आदमी था और ये इल्तुतमिश का क्या था, प्रधानमंत्री था। एक तो आप इसका नाम याद रखिएगा। दूसरा एक व्यक्ति था इसका दरबारी लेखक, इल्तुतमिश के दरबार में एक इसका लेखक था जिसका नाम था मिनहाज उस सिराज। तो आप लोग ये दोनों नाम याद रखिए, जुनैदी और सिराज। ये जुनैदी और सिराज जो है कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, कई बार इनके बारे में पूछा गया है और ये बहुत सारा डिटेल छोड़ेंगे। नहीं, दिल्ली में आज कोई बारिश नहीं है, दिल्ली का मौसम एकदम बढ़िया है, क्लियर। और चलिए, तो आज की चर्चा, और देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे मैं आपको बता दूं। इंटरनेट से मैं चेक कर रहा था कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे इल्तुतमिश के द्वारा, जैसे आपको पता है कि जब इल्तुतमिश आया तो उसका लोगों ने विरोध कर दिया कि तुम जो है सुल्तान नहीं बन सकते हो, तो कई सरदारों ने उसका विरोध किया। तो उसने क्या है, कुछ सरदार अपने पक्ष में किए, वो बन गया, और बनने के बाद उसने एक एक करके निपटा दिए सारे, ठीक है। और उसके बाद उसने अपना एक गुट बनाया था 40 सरदारों का, इल्तुतमिश ने, ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। और वो 40 सरदारों का जो गुट था, इल्तुतमिश 40 लोग कौन थे, तुर्कान चहलगानी कौन था, या इक्ता प्रणाली भारत में किसने शुरू की थी। तो इक्ता प्रणाली का की कुतुबुद्दीन, इसने इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इक्ता प्रणाली में क्या होता था, एक सूबा बना करके वहां से रेवेन्यू कलेक्शन होता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था, इल्तुतमिश के समय दो लोग थे उसका विद्रोह करने वाले, वो लोग कौन थे। इस तरह के सवाल आपको आएंगे। जैसे मैंने कहा कि इल्तुतमिश ने कौन कौन से सिक्के चलवाए थे, ये सवाल आ सकता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। ऐसे ही सवाल इतिहास में आते हैं। और यही जो क्वेश्चंस हैं, यही जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आते हैं, आईएएस वगैरह में भी खूब आते हैं। मतलब हम क्या थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ते, थोड़ा सा अगर हम गौर से पढ़ लेना तो यही क्वेश्चंस आपके आते हैं, घुमा घुमा करके ऐसे ही पूछे जाते रहते हैं। बस अगर थोड़ा सा हम लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो इजीली हम उन चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं, क्लियर। तो चलिए, आज की चर्चा हम लोग यही समाप्त करते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी चर्चा इतिहास पर ज्यादा हो, ताकि विषय का ज्ञान लोगों को बढ़े और जो उनके काम आए। कभी कभार लोगों के अनावश्यक इंटरफेरेंस से हम लोग ऐसे दूसरे विषयों पर चले जाते हैं, जिससे हमारा जो टाइम है वो हमारे टॉपिक के लिए कम पड़ जाता है। आज हमारा प्रयास था कि हम इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान दोनों को पढ़ लेंगे और कल बलबन, लेकिन कोई नहीं, आज एक ही उपाय है, कल हम रजिया और बलबन के बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोग थोड़ा सा इंटरनेट से या कहीं से भी आपके पास कोई किताब हो तो रजिया सुल्तान और बलबन, इन दो लोगों के बारे में पढ़ लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग, बलबन बहुत इंटरेस्टिंग आदमी था। बलबन जो है बहुत इंटरेस्टिंग आदमी था, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा उसके बारे में। तो चलिए, आज की चर्चा को हम लोग यही समाप्त करते हैं, और सुबह के सेशन में हम लोग संविधान पर चर्चा करेंगे। ऑलरेडी 8:06 हो चुके हैं। आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद।